नमस्ते इन्वेस्टर्स, सिंपली स्टॉक्स में आपका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। अब न्यू ईयर अगर बुल मार्केट के साथ आ रहा होता तो बहुत अच्छा होता, पर अभी जो है सो है मार्केट की हालत। खैर, मार्केट करेक्शन को देखते हुए आज हम आपसे 4 अच्छे बिजनेसेस पर बात कर रहे होंगे जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर करेक्शन के चलते अपने हाइज से अच्छे डिस्काउंट्स पर ट्रेड कर रहे हैं। पिछली वीडियो हमारी स्मॉल कैप्स पर थी, पर आज हम आपके साथ माइक्रो कैप स्पेस से डिस्काउंटेड अपॉर्चुनिटीज डिस्कस कर रहे होंगे जहां भी वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। हमारा फोकस इनमें ग्रोथ ट्रिगर्स को समझने और वैल्यूएशन पर ज़्यादा रहेगा। और हाँ, एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो किसी भी तरह से इन बिजनेसेस पर बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इसका आप ध्यान रखना। इसके साथ ही चलिए शुरू करते हैं। तो पहला माइक्रो कैप बिजनेस हमारी लिस्ट पर है टेम्बो ग्लोबल इंडस्ट्रीज। टेम्बो अब तक लो मार्जिन टेक्सटाइल बिजनेस में रहा है, पर अब ये इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, डिफेंस और सोलर सेक्टर्स में एंटर कर रहे हैं। इस वजह से एक तो टेम्बो में ग्रोथ अच्छी आ रही है, साथ के साथ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में बदलाव की वजह से मार्जिन्स भी एक्सपैंड कर रहे हैं। ऐसे में बॉटम लाइन ग्रोथ और अच्छी है। इनकी पिछले साल 60% सेल्स टेक्सटाइल से आई थी और इनका गाइडेंस है कि इस सेगमेंट का इस साल बस 30% और अगले साल तक बस 10% कंट्रीब्यूशन रह जाएगा। अपने इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बिजनेस में ये ऐसे शिप बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल मशीनरी और रिफाइनरीज वगैरह में इस्तेमाल होने वाले क्लैम्प्स बनाते हैं, जिनका यूज पाइप्स, मशीनरी वगैरह को होल्ड करने में रहता है। इनके पास इन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की 18,000 मेट्रिक टन्स की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। ये ERW पाइप्स और स्ट्रट चैनल्स इन दो प्रोडक्ट सेगमेंट्स में एंटर कर रहे हैं। ERW पाइप्स आपके ऑयल एंड गैस, वाटर और सीवेज मैनेजमेंट में इस्तेमाल होते हैं। स्ट्रट चैनल्स का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग वर्क्स में रहता है। ओवरऑल इनकी कुल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 18,000 मेट्रिक टन से बढ़कर सीधा 1,05,000 मेट्रिक टन हो जाएगी। टेक्सटाइल्स और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के अलावा टेम्बो EPC सर्विसेज में भी है, जिसमें ये ऐसे फ्यूल फार्म और मेरीन जेटीज का कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये भी इनके इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस सेगमेंट का ही हिस्सा है। अब टेम्बो के मैनेजमेंट ने इस साल 1100 करोड़ सेल्स का टारगेट दिया था, जो कि आपकी पिछले साल से 48 से 50% की बहुत बढ़िया सेल्स ग्रोथ बनती है। अप्रैल से सितंबर के महीनों में ये 500 करोड़ के आसपास सेल्स कर ले गए हैं, या अपनी गाइडेंस का 45% कर ले गए हैं। तो मेरी समझ से ये अपना 50% सेल्स ग्रोथ का टारगेट आराम से पूरा कर लेंगे। मार्जिन एक्सपेंशन भी अच्छे से हो रहा है। आप देखोगे एबिटा मार्जिन यहाँ पर 9% से 13.5% हो गई है इस साल। तो बिजनेस लेवल पर टेम्बो बहुत अच्छा कर रहा है। पर दूसरी तरफ आप देखोगे कि ये बिजनेस 23 दिसंबर के बाद से काफी गिरा है और अभी 30-35% करेक्ट होकर 13 से 14 के PE पर ट्रेड कर रहा है। ऑलरेडी बिजनेस में ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही है, जबकि अभी तो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की कैपेसिटी आई भी नहीं है। जब प्लांट चालू हो जाएगा तो और ग्रोथ और मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिलेगा इस बिजनेस में। बाकी डिफेंस और सोलर बिजनेस पर भी कंपनी स्पीड से प्रोग्रेस कर रही है। अब अगर मैं इस स्क्रीनशॉट के जरिए आपको समराइज करूं तो टेम्बो ग्लोबल अभी फिलहाल इन दो बिजनेसेस में है, इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस और टेक्सटाइल्स, और आगे ये सोलर और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एंटर कर रहे होंगे और टेक्सटाइल बिजनेस का बहुत कम कंट्रीब्यूशन रह जाएगा इनके बिजनेस में। और इधर ही आप देख पा रहे होंगे कि इनके टेक्सटाइल सेगमेंट में एबिट मार्जिन 2% है बस, जबकि इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस में 17.5% के आसपास है। तो मार्जिन एक्सपेंशन भी हो रहा होगा। अगला बिजनेस जो हम कवर करेंगे वो है थॉमस स्कॉट। थॉमस स्कॉट शंकर शर्मा और आशीष कचोलिया का पोर्टफोलियो बिजनेस भी है। शंकर शर्मा की इसमें 8.3% और आशीष कचोलिया की 2% के आसपास हिस्सेदारी है। थॉमस स्कॉट वैसे टेक्सटाइल्स के बिजनेस में है, पर यह कोई साधारण लो मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर नहीं है। इनकी खुद की ब्रांड है थॉमस स्कॉट नाम से, यहाँ से इनकी 45% सेल्स आती हैं। और इनका एक लाइसेंस्ड ब्रांड्स का बहुत इंटरेस्टिंग डिवीजन है। इसमें इन्होंने मिंत्रा, आजियो वगैरह के साथ पार्टनरशिप की है और ये उनकी ब्रांड्स के कपड़े लाइसेंस बेसिस पर बनाकर बेचते हैं। ये डिजाइनिंग, रॉ मटेरियल सोर्सिंग से लेकर सारे काम करते हैं, कपड़े बनाते हैं और फिर उन कपड़ों को खुद से ही इन एप्स या प्लेटफॉर्म्स पर लिस्ट करके बेचते हैं। तो ये पूरा का पूरा एंड टू एंड काम मैनेज करते हैं। जैसे यहाँ पर ही आप देखोगे ना कि ये मिंत्रा के लिए मास्ट एंड हार्बर, इन्विक्टस, एरोपोस्टल, FC UK, नॉटिका जैसी टॉप ब्रांड्स लाइसेंस बेसिस पर मैनेज करते हैं और ये लाइसेंस्ड ब्रांड सेगमेंट से इनकी 60% सेल्स आती हैं। हाफ ईयरली बेसिस पर देखें
तो कंपनी अब तक साल के 6 महीनों में 111 करोड़ की सेल्स और 8 करोड़ का नेट प्रॉफिट कर ले गई है। मैनेजमेंट गाइडेंस तो नहीं देता है, पर बाकी के 6 महीनों को मिला के हम इस साल 225 करोड़ के आसपास सेल्स और इस पर 7% नेट प्रॉफिट मार्जिन का अंदाजा लें तो नेट प्रॉफिट 16 करोड़ के आसपास का अंदाजा लेकर चल सकते हैं। पिछले 1-1.5 महीने में ये 35% के आसपास करेक्ट हुआ है और अभी इसका पी 30 चल रहा है। हाँ, वैल्यूएशन वाइज आपको ये थोड़ा सा प्रीमियम लगेगा, पर आपको थॉमस स्कॉट को अन्य टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स की तरह नहीं देखना है। ये हाई मार्जिन डिवीजन्स या बिजनेस सेगमेंट्स में ऑपरेट करता है और भारत में ई कॉमर्स ग्रोथ के लिए एक बहुत अच्छा प्रॉक्सी बिजनेस है। तो इसे आप एक बारी खुद से स्टडी कर सकते हैं। करेक्शन के बाद इसका वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव हो गया है। अब देखिए, टेम्बो या थॉमस स्कॉट अभी अच्छे लग रहे हैं, पर 3 महीने बाद या 6 महीने बाद अच्छे रहेंगे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये तो सबको पता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, वहाँ मोटा पैसा बनता है, पर आप किसी बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए तभी होल्ड करोगे ना जब उसके हर क्वार्टर, हर साल अच्छे रिजल्ट्स आते रहेंगे। वरना कहने को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स तो यस बैंक और वोडाफोन आइडिया के भी रहे हैं। इसलिए आपको मार्केट के नहीं, कम से कम अपने पोर्टफोलियो बिजनेसेस को तो ट्रैक करते रहना पड़ेगा कि उनमें चल क्या रहा है, कि आपने जिस ट्रिगर या वजह से उनमें निवेश किया है वो प्ले आउट हो रही है स्टोरी की नहीं। और खासकर अगर आप एक स्मॉल कैप या माइक्रो कैप इन्वेस्टर हो तो आप बिल्कुल भी अपने पोर्टफोलियो को लेकर कैजुअल नहीं हो सकते हो। यहाँ चीज़ें बहुत स्पीड से बदलती हैं। पर दिक्कत क्या आती है रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ कि उनको पता ही नहीं चलता है कि कब किस कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, किस किस बिजनेस को ट्रैक करें, उन रिजल्ट्स को स्टडी कैसे करें, जो बिजनेस में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनको समझे कैसे। इसलिए हमने सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए एक पर्सनल व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है जहां हम 150 से ज़्यादा अच्छे अच्छे बिजनेसेस को आपके लिए क्लोजली ट्रैक करते हैं। उनके बिजनेस मॉडल, वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर्स, कैसे रिजल्ट्स आए हैं, सब पर डिटेल में डिस्कशन होता है। इसके अलावा हम समय समय पर अलग अलग सेक्टर्स पर वेबिनार्स और वर्कशॉप्स भी करते हैं जो कम्युनिटी मेंबर्स के लिए एकदम फ्री होती हैं। यहाँ हम अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं और वन ऑन वन आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। हाँ, लेकिन हम किसी भी कंपनी पर बाय सेल कॉल्स नहीं दे सकते हैं, ना देते हैं, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं। और याद रहे, ये एक पेड कम्युनिटी है और इसमें 2 प्लान्स हैं, 6,000 रुपये का 6 महीने के लिए और 10,000 रुपये का साल भर के लिए। 6 महीने वाले प्लान में आपको महीने का रेट 1,000 रुपये पड़ेगा और साल भर वाले में आपको मंथली रेट बस 850 रुपये पड़ेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, वरना आप नीचे दिए हुए लिंक से भी हमें कांटेक्ट करके ये कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। वापस से अपने डिस्कशन पर आते हैं। तीसरा माइक्रो कैप बिजनेस जो हम कवर करेंगे वो है यूनी हेल्थ हॉस्पिटल्स। यूनी हेल्थ अफ्रीका के युगांडा में 120 बेड्स का एक हॉस्पिटल चलाता है, पर इसमें मेन ट्रिगर इनका इंडिया का इमर्जिंग बिजनेस है। इनका एक 52 बेड्स का हॉस्पिटल अभी नवी मुंबई में अक्टूबर में चालू हुआ है और ये नासिक में एक और बड़ा हॉस्पिटल लेकर आ रहे हैं लगभग 200 बेड्स का, जो अप्रैल या मई में चालू हो जाएगा। तो अगले 5 से 6 महीनों में ये बिजनेस सीधा 3 गुना होने वाला है। ये लोग 120 बेड्स कैपेसिटी से सीधा 372 बेड्स कैपेसिटी पर पहुंच जाएंगे और फिर आगे भी इनका नासिक के बाद पुणे में 125 बेड्स से ज़्यादा कैपेसिटी का तीसरा हॉस्पिटल सेटअप करने का प्लान है। मीडियम टर्म में इनका गोल है कि ये भारत में 500 से 600 बेड्स कैपेसिटी लाएंगे और अफ्रीका में भी इनका अगले 2 से 3 सालों में 400 से ज़्यादा नए बेड्स ऐड करने का गोल रहेगा। टोटल इनका बस अगले 2 से 3 सालों में ही 10 गुना एक्सपैंड करके 1100-1200 बेड से ऊपर करने के प्लान्स हैं। यूनी हेल्थ H1 के रिजल्ट्स के बाद बहुत भागा था, पर अभी ये अपने पीक से कुछ 25% करेक्ट होकर अभी 18 के पीई पर ट्रेड कर रहा है। माने कि आपको बस 18 के पीई पर 10x अपॉर्चुनिटी मिल रही है। H1 में अच्छे रिजल्ट्स का कारण क्या था कि IVF, स्पाइन सर्जरी जैसी सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट्स लाने से इनके युगांडा बिजनेस का आरपॉब बढ़ा है। माने कि ये वहाँ पेशेंट्स से ज़्यादा चार्ज कर पाए हैं ये हाई एंड ट्रीटमेंट्स देकर। आरपॉब 24-25 हज़ार से सीधा 60% ग्रो करके 40,000 पहुंच गया है। अगले साल 40,000 से भी इनका आरपॉब 55,000, 60,000 तक ले जाने का प्लान है, जो कि आपकी युगांडा बिजनेस के लिए बढ़िया 35 से 50% की ग्रोथ बनती है। माने कि जो नवी मुंबई और नासिक हॉस्पिटल से ग्रोथ आएगी वो तो आएगी ही आएगी, साथ में युगांडा बिजनेस में भी बहुत अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी ये आरपॉब बढ़ने से, रेट्स बढ़ने से। इनका युगांडा का बिजनेस अच्छा कर गया, इस वजह से यूनी हेल्थ फोकस में आया है। पर इंडिया बिजनेस जो इनका मेन ट्रिगर है,
जो यूनी हेल्थ की लॉन्ग टर्म स्टोरी बनाता है, वो जर्नी तो अभी बस शुरू हुई है। इसलिए भले थोड़ा रैली किया है, पर अभी करेक्शन के बाद थोड़ा कूल डाउन हुआ है, तो आप एक बार इसे ज़रूर खुद से देख सकते हैं। चौथा और आखिरी बिजनेस जो हम कवर करेंगे, वो अपने पीक से सबसे ज़्यादा करेक्ट हुआ है। कंपनी का नाम है सेलेकॉर गैजेट्स। ये पिछले साल ईएमएस थीम के चलते काफ़ी ट्रेंड किया था, पर जब एसी मैन्युफैक्चरर्स से लेकर अन्य ईएमएस प्लेयर्स आउट ऑफ ट्रेंड गए, तब से ये भी काफ़ी अंडर परफॉर्म करता आया है। ये अपने 52 वीक हाई से 65% करेक्ट हो चुका है और अभी बस 18 के काफ़ी अट्रैक्टिव पीई पर ट्रेड कर रहा है। हालांकि सेलेकॉर आपका एग्जैक्ट ईएमएस प्लेयर नहीं है, ये ब्रांडेड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेयर है। ये स्मार्ट वॉचेज, हेडफोन्स, फ्रिज, टीवीज, एसीज वगैरह बेचने के बिजनेस में हैं। मेनली ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास सेगमेंट को टारगेट करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर डिक्सन, ईपैक ड्यूरेबल, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जैसे प्लेयर्स से अपने प्रोडक्ट्स बनवाते हैं और फिर अपने डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के जरिए रिटेल स्टोर्स से बेचते हैं। इनके प्रोडक्ट्स आपको शहर के छोटे अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स पर मिल जाएंगे। साथ में इन्होंने ओशिया, पाई, संगीता जैसे रीजनल प्लेयर्स के साथ भी पार्टनरशिप्स की हुई हैं। ये अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जेप्टो, ब्लिंकिट जैसे ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी लिस्टेड हैं और इस सब के अलावा इन्होंने अपने खुद के 8 स्टोर्स भी खोले हैं। तो ओवरऑल सेलेकॉर ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट में एक इमर्जिंग प्लेयर है जो लो से मीडियम बजट कस्टमर्स को टारगेट करता है। बाकी आप देखोगे ये साल इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेयर्स के लिए इतना अच्छा नहीं गया था, भारी मॉनसून्स के चलते, और फिर जीएसटी रेट कट्स की वजह से कस्टमर्स ने खरीदारी डिले भी कर दी थी। पर फिर भी सेलेकॉर की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। H1 में इनकी सेल्स पिछले साल से 50 से 51% ग्रो करी हैं। मार्जिन्स थोड़े से गिरे हैं, पर ओवरऑल सेलेकॉर की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। तो इस बिजनेस को भी एक बार आप खुद से स्टडी कर सकते हैं। बाकी अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। साथ में आप हमारे चैनल सिंपली स्टॉक्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ये सारे के सारे माइक्रो कैप्स में बहुत स्पेशल और हिडन बिजनेसेस हैं। इन्हें रिसर्च करने और फिर इन्हें स्टडी करने में काफ़ी समय जाता है, काफ़ी मेहनत लगती है। तो आप इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।